ये क्या चीज आ रही है फ्रेम? फ्रेम सा आ रहा है। इसको बंद कैसे करते हैं? ये ड्रॉप कर। अच्छा ठीक है, एग्जिट कर देना एक दफा, शायद ये उसी का। ये किस चीज का आ रहा है फ्रेम? अब नहीं आ रहा, ठीक है बस। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। चले ठीक। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक दो लोग बताएं। जी ठीक है, ओके। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक तो कंप्लीट किया था जिसमें आप समझ लें कि 3-4 बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, वैल्यू आफ्टर सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड वैल्यू आफ्टर सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। और देन उसको बाद हमने इंप्लीमेंट किया कि जो प्रॉफिट लिया जाता है, दुकानदार जो होलसेल डीलर है, वो अगर मार्केट से मैन्युफैक्चरर से कोई चीज खरीदता है तो वो जो चीज बनती है वो उसकी ओरिजिनल कीमत है, ओरिजिनल प्राइस है, जिसे आप उस होलसेल डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस कह दें। देन वो अपनी जब वो शॉप पे ले आता है तो फिर उस कॉस्ट प्राइस को सर्टेन परसेंटेज वो इंक्रीज करके सेल कर देता है। वो जो सर्टेन परसेंटेज वो इंक्रीज करता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं होता कि दुकान वाला कहता है जी इधर मैंने 5 रुपए प्रॉफिट लेना है, इधर 15 लेना, चूंकि किसी कोई कोई जो आइटम है वो है ही 5 रुपए का, कोई 20 रुपए का, कोई 20,000 रुपए का। कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें 5 रुपए की भी चीज पड़ी हुई है, उसमें 50,000 की भी है। तो हर आइटम के लिए वो ये तो नहीं करेगा इधर 5 रुपए प्रॉफिट लेना है, इधर 15, इधर 20, इधर 35, इधर 40। तो वो एक परसेंटेज प्रॉफिट उसके ऊपर मेंशन कर देता है एंड देन वो वैल्यू के बाद आपको कह देता है कि इतना उसको परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस होगा। तो बेसिकली आपको वो जो टेक्निक्स पढ़ाई गई परसेंटेज की वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी आपके बिजनेस प्रॉब्लम के लिए, जिसमें आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीजें आपको इनसे फेमिलियर होना पड़ेगा। आज का जो सेकंड चैप्टर कह लें आप, बेसिकली तो चैप्टर नहीं होते, ये टॉपिक्स के साथ हम पढ़ रहे हैं कि ये एक टॉपिक हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में अभी भी ये भी बेसिक मैथमेटिक्स का ही समझ ले पोर्शन है, दैट इज इक्वेशंस। अब ये वो वर्ड है इक्वेशन जो जिनसे हम बहुत अर्ली अपनी मैथमेटिकल लाइफ में समझ लें फेमिलियर हो जाते हैं। जब हम 7, 8, 9, 10 में जाके पढ़ते हैं तो इक्वेशन से हम लोग जो है वो फेमिलियर हो चुके होते हैं। इसमें अब देखेंगे कि इक्वेशन क्या है। पहले तो समझ लें कि हम उसकी कुछ मैथमेटिकल टर्म्स के साथ जो है वो फेमिलियर होंगे एंड देन उसके बाद एट द एंड फिर हम लोग जो हैं वो इसकी वैल्यूज के साथ जो है वो डिटरमिन किया करेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं ये क्या हैं, क्यों हमें अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स में उन इक्वेशन से हमें फेमिलियरिटी जो है वो रिक्वायर होती है कि क्यों हमने इन बिजनेस प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेस की हैं, मैंने आगे भी कहा था जब मैं आपको बोला करूंगा ना फिर आप किया करेंगे, अदरवाइज फिर वो इंटरप्शन होती है। तो जब मैं एक चीज कंप्लीट करूंगा फिर आप अपने प्रॉब्लम्स जो है ना वो पूछेगा मुझसे। इक्वेशन, मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल between two algebraic expressions, between two algebraic expressions that have the same values। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट में इक्वल सिंबल आ जाए उसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन है। लाइक अक्सर हम मैथमेटिक्स में कोई चीजें मेंशन करते हैं तो उसमें फर्ज करें ये ऐसी मैंने लिखा हुआ है 2x + 4y।
ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर तो मैंने लिखा हुआ ऐसी स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल, या तो इक्वलिटी का सिंबल ही नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है। इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बस कह देते हैं, कि जिसमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ वेरिएबल, कुछ अननोन, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इक्वल साइन लिख के और ऐसे करके लिख दूं तो फिर ठीक हो गया, नाउ दिस इज एन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? कोई भी ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट में इक्वल सिंबल आ जाए उसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन है। अदरवाइज वो अगर उसमें इक्वल साइन नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स की कुछ टर्म्स आपको नजर आ रही हैं तो हम सिंपली उसे कह देते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आल्दो हमारे अपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हम इन चीजों से फेमिलियर होंगे, लेकिन फिर भी मैंने जरा उसका क्या है इक्वेशन का पोस्टमार्टम कर दिया कि किसको हम क्या क्या कॉल करते हैं, किसको हम किस तरह से बोलते हैं। लेकिन चीजें शायद एक ही तरह की होती हैं। जैसे आपको इधर मैंने कहा है कि ये जो 5x है, 5x, उसमें ये जो 5 है ये कांस्टेंट नंबर है और इसको हम कोफिशिएंट कॉल करते हैं। किसका? x का। तो कोई भी x क्या चीज है? वेरिएबल, इसलिए कि हमें इसकी वैल्यू नहीं आइडिया, इट मे बी 2, इट मे बी 3, लेकिन इसके साथ जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट अटैच है, जो इसका मल्टीप्लायर के तौर पर आ रहा है, जिसको हम इसका कोफिशिएंट कॉल करेंगे, इसे कांस्टेंट नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि अगर x को आप वेरिएबल कहते हैं तो वी शुड कॉल 5 एज अ कांस्टेंट, क्योंकि ये तो वेरिएबल नहीं है। लेकिन किसी वेरिएबल के मल्टीप्लायर में जो भी नंबर हो वो हम उसको उसका कोफिशिएंट कॉल करते हैं। तो 5 को हम कोफिशिएंट कहेंगे और x को जो है वो वेरिएबल कह देंगे। अच्छा, ये जो 5x है, फिलहाल तो मैं इसको कोई इक्वेशन नहीं कह सकता क्योंकि इसमें कोई इक्वल साइन नहीं अपीयर, तो मैंने इसको कहा ये एक टर्म है। ठीक, तो ये इसे हम एक टर्म बोल देते हैं, ये एक टर्म है। प्लस ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 4 होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। अच्छा, 9, इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, अब हम इसे कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, इसको हम कांस्टेंट वर्ड बोलते हैं। दिस इज कांस्टेंट हियर, 9 इज अ कांस्टेंट। जिसके साथ वेरिएबल अटैच ना हो, 5 के साथ चूंकि वेरिएबल अटैच था तो 5 को हमने कह दिया कि वो वेरिएबल x का कोफिशिएंट है। 9 के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है तो हम अब इसे कह सकते हैं इक्वेशन की टर्म में, इक्वेशन की टर्मिनोलॉजी में, कि ये कांस्टेंट है। इसको भी टर्म बोल सकते हैं, दिस इज अनदर टर्म। ठीक है ना, एक टर्म आप समझ लें 5x है, प्लस अनदर टर्म इज 9, और इस पूरी को आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ये एक्सप्रेशन है, इक्वल साइन अब भी नहीं है, इक्वेशन अब भी नहीं है, तो इसको आप कह सकते हो ये एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेशन में हो सकता है कोई एक टर्म हो सकता है एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स आ जाए ना, जैसे 5x एक टर्म है और ऑपरेटर के बाद जो एक्चुअली आएगी चीज वो हम दूसरी टर्म कह देंगे। तो इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, इक्वल साइन, अब ये इक्वेशन जरूर कहलाएगी। और राइट साइड पे भी एक टर्म है लेकिन उसके साथ चूंकि वेरिएबल अटैच नहीं है, 24 है, तो उसको भी हम कांस्टेंट का नाम दे देंगे एंड देन हम कहेंगे ये भी एक टर्म आ गई। ठीक है, तो देन एक्चुअली मैंने क्लियर कर दिया आपको कि हर जो एक्सप्रेशन है या जो वेरिएबल है इसमें कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर, कांस्टेंट, इक्वल साइन, एक्सप्रेशन और कांस्टेंट किसको कहते हैं। और इक्वेशन को हमने कह दिया कि जी लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो उसी को ही हम जो है वो इक्वेशंस कह देते हैं। और ये जो टर्म्स को इसको हम इनकी मेंबर्स या साइड्स बोल देते हैं। ये इनकी इक्वेशन की साइड्स हैं या आप कह सकते हैं ये इक्वेशन के मेंबर्स हैं। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया सिर्फ कि इक्वेशन है क्या, ऐसी कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट में इक्वल सिंबल आ जाए। अच्छा, अगर फर्ज करें कि कोई मैं आपको कोई ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख देता हूं जिसमें इक्वल सिंबल नहीं है, ये इक्वल सिंबल नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है, इसको हम इनइक्वालिटी कॉल करते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा या टॉपिक होगा उसमें हम इन इक्वालिटीज को डील करेंगे और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में
इक्वेशंस को हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या है और उसके ऊपर हमने क्या क्या करना है। जब हमें ये इक्वेशंस का समझ आ जाएगा, ये इक्वेशंस इस तरह से हैं, तो फिर शायद हम इसके अब फिर कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे, क्या यूज है ये इक्वेशन का बिजनेस में, और उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि वाकई मैथमेटिक्स जो है इट इज द मदर ऑफ आवर लैंग्वेजेस, मींस इसका यूज तो फिर बिजनेस में भी हो रहा है, इसका यूज तो और बाकी सब्जेक्ट्स में भी हो रहा है। इसकी रीजन है इसकी जो फैसिलिटीज हैं, जो 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 इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हैं उसकी बेस पे। नेक्स्ट मैं अक्सर आपसे ये क्वेश्चन किया करूंगा या हमें शायद जरूरत हुआ करेगी कि इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो हमें देखना है कि किसी भी इक्वेशन की डिग्री से क्या मुराद है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। द डिग्री ऑफ इक्वेशन। अच्छा, ये जो पावर जो है जिसे हम एक्सपोनेंट भी कॉल करते हैं, तो किसी भी वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट से मुराद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर वहां पर कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि वो वहां पर वन है, वन है। अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, इसमें वेरिएबल एक्स, आपने इसे नहीं कहना ये, मगर फर्ज करने में 25 की बजाय मैं 5 स्क्वायर भी लिख देता हूं और कुछ इस तरह से लिख दिया जाए, तो आपने ये नहीं कहना कि जी इसकी पावर तो फिर 2 है, चूंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो क्या लिखा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द अननोन, आगे क्या वर्ड है, वेरिएबल। तो ये 5 वेरिएबल तो नहीं है, इसकी पावर अभी भी 1 है, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन की डिग्री जो है, इक्वेशन तो फिलहाल अभी नहीं है, जैसे मैं इक्वल साइन लगा दूंगा अब ये इक्वेशन है, तो हम कहेंगे कि इसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो किसी भी इक्वेशन की डिग्री से मुराद ये है कि उसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, उसको बेस पर हम उसको उस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये इक्वेशन की डिग्री ये वाली है। और कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो आता है वो सिंपली इतना ही होता है कि ये जो इक्वेशन है या ये जो स्टेटमेंट है, इसको इसकी डिग्री क्या पहचाने। तो वो 5 का स्क्वायर लिख के x लिखते साथ, और हम कहें जी ये देखें 5 की पावर 2 आ गई है, तो इसकी डिग्री तो 2 बन गई है। तो कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की आपने पावर देखनी है। जैसे ये एग्जांपल है 2x + 4 इज इक्वल टू 0, इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन है। अब इसकी अगर आप डिग्री की बात करें, इसमें वेरिएबल x है और x की पावर आ रही है 1, तो इसे हम कहेंगे कि ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, या फर्स्ट को हम लीनियर भी कॉल करते हैं। तो ये 2x + 4 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर बात करें तो 2 कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है, 2x एक टर्म है, +4 एक कांस्टेंट है, ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू 0 ये भी एक कांस्टेंट है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना था कि किसी इक्वेशन की डिग्री जो है वो कहां से आइडेंटिफाई होती है, उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर। अब ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, इस सेकंड एग्जांपल में x वेरिएबल अननोन है, पावर 2 आ रही है। आपने ये नहीं देखना कि पावर 2 है तो 1 भी होनी चाहिए, बस हमने ये देखना है हाईएस्ट क्या आ रही है। आगे भी x है लेकिन उसकी पावर जो है वो 1 है, तो इट मींस कि ये जो इक्वेशन है इसे हम सेकंड डिग्री इक्वेशन कहेंगे, या इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉल किया जाता है। सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक नाम इसलिए अल्टरनेटिव याद रखना जरूरी है कि ज्यादातर आपको एग्जाम में ये वर्ड मिलेंगे, फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री के वर्ड नहीं मिलेंगे। लीनियर से मुराद फर्स्ट डिग्री इक्वेशन और क्वाड्रेटिक से मुराद सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन की डिग्री पहचाननी हो तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर नोट करेंगे तो वो उसकी डिग्री आ जाएगी। सिमिलरली 2x³ + 4 इज इक्वल टू 0, तो इससे हमें आगे कोई कंसर्न नहीं है कि इसके बाद x² नहीं लिखा हुआ या x नहीं लिखा हुआ। हमने तो इसकी डेफिनेशन देखें, हाईएस्ट पावर तो 3 है, तो इसे हम थर्ड डिग्री या इसे हम क्यूबिक इक्वेशन जो है वो कॉल करते हैं। नेक्स्ट वन में हाईएस्ट डिग्री 4 आ रही है, बाकी कंसर्न नहीं है, बस हाईएस्ट डिग्री हमने देखी तो 4 है, तो इसे हम कह देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन की डिग्री से मुराद उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर, उसको हम उसकी डिग्री कॉल करते हैं। 4x² + 2x + 4 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉल करेंगे, लेकिन मोर टेक्निकली किसमें, तो
कभी होता है क्या ना, वेरिएबल ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर ये तो बता दिया कि सेकंड डिग्री है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो x की पावर 2 है कि y की पावर 2 है। तो फिर ज्यादा क्लियर करने के लिए हमने क्या कह दिया, आल्दो इसमें तो जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें तो वेरिएबल ही एक इन्वॉल्व था, तो अगर मैं सिर्फ इतना ही भी कह देता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम देख लेते, चूंकि इसमें सिर्फ x ही है तो आपने कहना था x की पावर 2 इसमें हाईएस्ट आ रही है। तो मैंने बहाल इसको कंप्लीट नेम से लिख दिया, दैट इज द क्वाड्रेटिक इन x। अब देखिए अगले में हमें जरूरत पड़ेगी 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। बाकी तमाम में वेरिएबल एक इन्वॉल्व था, अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं। अब जब दो वेरिएबल्स हैं और मैंने सिर्फ क्वाड्रेटिक कह दिया है, इक्वेशन को देखते हैं तो उसमें तो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो फिर तो हमें बड़ा क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये जो पावर हाईएस्ट 2 आप बात कर रहे हैं ये x की क्या y की है। अच्छा, अब इस इक्वेशन की बात करें तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इन x है, जिससे मुराद आप ये लेंगे कि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो इसकी वजह से मैंने इसको कह दिया कि ये क्वाड्रेटिक इन x है। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे भी लिख लें और ना भी लिखें, वैसे ही लिखा रहने दें, तो इस बेस पर आप इसे क्वाड्रेटिक इन y भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें y की हाईएस्ट पावर भी 2 है। तो क्वाड्रेटिक इन x है एज वेल एज क्वाड्रेटिक इन y है, यानी कि x में भी आप इसे क्वाड्रेटिक, हो सकता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए द अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन y, और एक ऑप्शन में हो बोथ, तो ये बोथ में क्वाड्रेटिक है। अब जरा तीसरी चीज नोट करें, दिस वन, इसको अगर आप देखें तो ये जो x स्क्वायर और y स्क्वायर उसने लिखा हुआ है, इसको आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये किसका स्क्वायर है, x y। x देखिए जब आप कहते हैं ना x एंड y, तो इसका मतलब आप दोनों को सेपरेट करके बोल रहे हो, तो x का भी स्क्वायर है। अब एंड का मतलब है कि आप दोनों को सेपरेट करके बोलते हो, जबकि यहाँ x इंटू y है, तो ये x y का स्क्वायर है, तो फिर इसे हमने कह देना चाहिए क्या, ये क्वाड्रेटिक है x y में। यहां मैंने क्या बोला था कि ये क्वाड्रेटिक है x में एज वेल एज इन y, यानी कि दोनों सेपरेट सेपरेट में क्वाड्रेटिक है। और यहां पर क्या चीज है, ये क्वाड्रेटिक है x y में, ठीक है ना। तो ये सिर्फ पहचानना कि जी इसकी डिग्री क्या है और टेक्निकली ये किस में क्वाड्रेटिक है। अब जो नेक्स्ट वन है 2x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, ठीक है ना। 2x4 की वजह से ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं इसे कहूं कि ये किसका स्क्वायर है हाईएस्ट, कि x4 जो है वो आप 2 इंटू 2 भी लिख दें, 4 ही बनता है ना। ये 2 पावर फर्ज करें आप यहां लिख देते हैं और ये 2 लिख देते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये पावर की पावर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा ना, तो लिखा जा सकता है। तो फिर इस इक्वेशन को मैंने कुछ इस तरह से मेंशन करके लिख दिया है, 2x4 की बजाय मैंने x स्क्वायर एंड देन स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं x स्क्वायर को फर्ज करें y लिख देता हूं, तो फिर ये वाली जो इक्वेशन बनेगी वो 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। तो आप फौरन कहेंगे कि जी जो अबव इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इन y है। अब आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इन y, क्वाड्रेटिक इन y, और y किसके बराबर, x स्क्वायर के, तो फिर लिख सकते हैं कि इट इज क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक तो ना हो लेकिन उसे क्वाड्रेटिक में लिखा जा सकता हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक है। रिड्यूसेबल, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, वो इसलिए कि बहुत सारे फार्मूले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ने हैं। कोई डिग्री, कोई इक्वेशन फोर्थ डिग्री आ गई, हमारे कोर्स में तो जस्ट सेकंड डिग्री तक है, आप कहें ये कैसे सॉल्व करना है या इसके साथ क्या ट्रीट करना है हमने, क्योंकि फोर्थ डिग्री तो ये नहीं कि वो उसके साथ हम कोई सोल्यूशन या इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर सकते,
बस आप इतना कह सकते हो कि हमारे कोर्स में चूंकि सेकंड डिग्री तक मेंशन है तो वो तो नहीं हम डील करेंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है सेकंड डिग्री में। तो वही पर यही एक्सरसाइज वहां किया करेंगे। हम कहेंगे पहले इस जैसा बना लेते हैं सेकंड डिग्री तरह, फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट कर देंगे, जो भी उसका सोल्यूशन करना है या कोई फार्मूला अप्लाई करना है। तो ऐसी इक्वेशन जो कि हाई डिग्री की हो लेकिन उन्हें कन्वर्ट किया जा सके, मैं ये नहीं कह रहा हर इक्वेशन को किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लाइक अगर इसमें 2x4 और प्लस 3x³ आ जाता तो फिर शायद ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक नहीं होनी, ठीक है ना। इसलिए कि वो अगर मैं x² को अगर मैं y रख रहा हूं तो फिर ये x3 क्या बनना था ना, तो वो प्रॉब्लम आ जानी थी। तो उसे हम कह देते हैं कि वो क्वाड्रेटिक जो है वो रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक है। तो हर इक्वेशन जो हाई डिग्री की हो उसको हम रिड्यूसेबल नहीं बना सकते, लेकिन जिनको बनाई जा सके क्वाड्रेटिक में तो उसे हम कह देते हैं कि ये रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक। तो मैंने कुछ इक्वेशन की डिग्री का आपसे इंट्रोड्यूस किया कि डिग्री से मुराद हाईएस्ट पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट। If it is a power of 1, then it is linear. Second power quadratic or a second degree. If the highest power is of any variable is 3, then it is called third degree or cubic equation. Fourth degree equation, the quadratic equation. And more technically, if there are more than one variable is involved, we have to completely specify if it is quadratic in which variable, whether it is in x or in it is y, or it may be in x as well as in y, but this one is a different because it is quadratic in x y. एंड सिमिलरली फिर एक एग्जांपल कोट की जिसमें डिग्री तो हाईएस्ट डिग्री की थी लेकिन शायद उसको कन्वर्ट करके हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना सकते। तो ये तो ठीक इक्वेशन क्या है और किसी इक्वेशन की डिग्री से क्या मुराद है। अब जरा बात करते हैं इक्वेशन के सोल्यूशन से क्या मुराद है। देखिए ये जो स्टेटमेंट अब मैं बोल रहा हूं सोल्यूशन, इसकी आल्दो आप लोगों के लिए बड़ा सिंपल सी चीज है, लेकिन शायद ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी जब हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे। वहां पर जब मैं सोल्यूशन बोलूंगा तो आपने कंफ्यूज हो जाना है कि ये कैसे है, ये इसका सोल्यूशन कैसे है। तो जरा सोल्यूशन किसे कहते हैं इसको अभी थोड़ा सा देख लें, आइडेंटिफाई कर लें, तो फिर शायद हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि सोल्यूशन कहते किसको है। To solve an equation means to find all values of its unknown variables for which the equation is true. The equation is true. ऐसी unknown की वैल्यू फाइंड करें कि अगर हम उसको उस इक्वेशन में पुट कर दें तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो हम कह देते हैं ये इसका सोल्यूशन आ गया। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। आप कहते हो जी कि 2x is equal to 10 फर्ज करें और मैं आपसे पूछता हूं इसका सोल्यूशन क्या है। तो इससे मुराद ये है आपको यहां पर ऐसी x की वैल्यू बतानी है कि अगर आप यहां पर पुट कर दें तो राइट और लेफ्ट साइड बराबर हो जाए, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए ना, द विच द इक्वेशन इज ट्रू। तो आप कहें जरा इसमें 5 रख के देखें क्या बनता है। अगर आप इसमें 5 रखेंगे तो लेफ्ट राइट साइड बराबर हो गई, तो 5 इज कॉल्ड द सोल्यूशन। ठीक, लेस देन 10, तो सोल्यूशन से मुराद है x की वैल्यू ऐसी रखें जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाए। और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या -100 इसका सोल्यूशन है, तो बिल्कुल है, इसलिए कि जब आप x की जगह -100 रखते हो स्टेटमेंट ट्रू बस रहनी चाहिए। -200 जो है वो लेस देन 10 होता है, बिल्कुल -200 इज लेस देन 10 होता है, तो फिर ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, 0 भी इसका सोल्यूशन है, तो क्या जी 0 रख के देखते हैं, स्टेटमेंट ये बनेगी ट्रू है तो 0 भी सोल्यूशन है। तो देखिए इसके तो फिर बहुत सारे आगे ना इनइक्वालिटीज के। बस यही आपको बोला जा रहा है कि सोल्यूशन से मुराद ये है ऐसी वैल्यू उस इक्वेशन में आइडेंटिफाई करना जिससे इक्वेशन ट्रू हो जाए, तो वो उसका सोल्यूशन कहलाता है। अच्छा, अगर मैं फर्ज करें एक इक्वेशन लिख देता हूं, ये भी इक्वेशन है ना क्योंकि इक्वल साइन है, और अगर आपको कहूं कि कौन सी ऐसी x की वैल्यू रखें जिससे आंसर 9 आता है, जिसको स्क्वायर करेंगे यानी कि इधर पुट करेंगे, आप कहेंगे +3 रख के देखें ये आ जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ -3 से भी तो यही आएगा, तो फिर तो इसके 2 सोल्यूशन हो गए ना, एक तो नहीं हुआ, 2 हो गए। तो किसी इक्वेशन के सोल्यूशन, तो वहां पर भी लिखा है टू सॉल्व एन इक्वेशन मींस टू फाइंड
ऑल वैल्यूज, ये नहीं है। और कभी हम शायद गलती करते हैं कि हम एक बस वैल्यू देख के कह देते हैं जी ये इसका सोल्यूशन है, जबकि स्टेटमेंट में है तमाम वैल्यूज जिसको पुट करने से वो इक्वेशन ट्रू हो जाए, वो उसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन से हमें आइडिया हो गया कि कोई भी ऐसी अननोन की वैल्यू जिससे वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए उसको हम उसका सॉल्यूशन कॉल करते हैं। इन केस ऑफ ओनली वन वेरिएबल, अभी हम वन वेरिएबल इक्वेशंस पढ़ेंगे और फिर थोड़े एक दो लेक्चर के बाद हम टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस पढ़ेंगे, लाइक 2x + 3y ऐसे करके। लेकिन यहां पर बात कर रहा है कि अगर सिर्फ इक्वेशन में एक वेरिएबल हो, इन केस ऑफ ओनली वन वेरिएबल, solution of an equation is also called its roots। तो सोल्यूशन को हम रूट्स भी कॉल करते हैं। तो अक्सर एग्जामिनर जो है वो कह देता फाइंड इट रूट्स। हम अगर फर्ज करें हम इस वर्ड से फेमिलियर नहीं है तो हम शायद समझें कि पता नहीं इसको क्या करना है, इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन उसकी बजाय कह देता फाइंड इट सोल्यूशन, तो आप शायद हम बड़ी जल्दी इसको सॉल्व कर दें। तो अगर किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो, अभी जो इक्वेशंस पढ़ेंगे वो हम एक वेरिएबल ही है, उसको हम इक्वेशन का रूट्स भी कॉल करते हैं। अच्छा, आल्दो ये बड़ी सिंपल सी चीज है, आप कहेंगे पता नहीं क्यों टीचर हमें एक छोटी सी चीज है उसी को बड़ी कुरेदता जा रहा है। आपने कभी नोट किया होगा एलिमेंट्री क्लासेस में कि जब आप सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं किसी इक्वेशन का, सॉल्व करते हैं उसे, उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जिससे वो इक्वेशन ट्रू होती है, और आपको शायद कहा भी जाता है आल्सो चेक द सोल्यूशन। तो चेक द सोल्यूशन से मुराद ये ली जाती है कि जो वैल्यू आपने फाइंड की है उसको जरा ओरिजिनल इक्वेशन में वेरिएबल की जगह रख के देखें कि यार राइट लेफ्ट साइड बराबर हो जाती है, तो आप बिल्कुल कहते हैं जी इससे तो हो जाती है, और कह देते हैं देखें जी हमने कर लिया। मेरा ख्याल है कि जब बहुत एलिमेंट्री क्लास में आप जाएं 5, 6, 7 में, तो शायद कभी ऐसी सिचुएशन ना फील करनी पड़े कि हम सोल्यूशन तो फाइंड कर लेते हैं, जब चेक करते हैं हम गलती भी कोई नहीं करते और उसके बाद आंसर बराबर आ जाते हैं। लेकिन जरा थोड़ी अगली क्लास में चले जाएं, मे बी 6, 7 में, सोल्यूशन फाइंड करते हैं, गलती भी कोई नहीं करते, लेकिन जब उसको चेक करने की कोशिश करते हैं तो लेफ्ट राइट साइड तो बराबर ही नहीं आ रही होती, और हम अपने प्रोसीजर को बार बार चेक कर रहे होते हैं। हमने कहते हैं कि शायद हमने कोई प्लस माइनस की मिस्टेक की है, प्रोसीजर चेक कर लिया, देयर इज नो प्लस माइनस मिस्टेक, we are absolutely right and finding our answer, but that answer is not the answer of the equation। क्यों? उससे लेफ्ट साइड तो राइट साइड के बराबर ही नहीं आ रही, जबकि हम सॉल्यूशंस तो ऐसी वैल्यूज को कहते हैं जिससे वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ट्रू का मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाए। ये क्यों ऐसा होता है? अब इन क्लासेस में ऐसा ही होगा कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन आप कहें आ गया है, मैं कहूंगा जरा चेक करें जैसे, तो आप कहेंगे ये तो बराबर नहीं आ रहा, अमेजिंग, जबकि हमने तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। तो इसकी रीजन है कि वो वाकई सॉल्यूशन नहीं होता, आल्दो आपका प्रोसीजर भी ठीक होता है, आपका आंसर भी 5 बिल्कुल ठीक आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने आंसर 5 ठीक कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर आप रख के उसको देखते हैं अननोन की, तो वो तो उसका सोल्यूशन नहीं होता, राइट लेफ्ट साइड बराबर नहीं होती। उसकी क्या रीजन है? तो उसकी कुछ स्पेसिफिक रीजंस होंगी। अब चूंकि हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो हमें इस तरह का सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि हम समझते हैं कि प्रॉब्लम सही सॉल्व किया जा रहा है और कर भी रहे होते हैं, लेकिन वो उसका सोल्यूशन नहीं कहलाता। तो उसकी क्या रीजन है ये मैंने आपको बताना है। तो यहां पर वर्ड लिखा हुआ मैंने इक्विवेलेंट इक्वेशन, इक्वल नहीं लिखा हुआ, इक्विवेलेंट लिखा हुआ, इस तरह की बात कह लें। अब ये है क्या? इन ऑर्डर टू सॉल्व एन इक्वेशन, जब भी आपको कह दिया जाए, लाइक फर्ज करें आपको कह दिया जाता है जी कि आप इसको जरा सॉल्व करें, इन ऑर्डर टू सॉल्व एन इक्वेशन वी हैव टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस ऑन इट। आप कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं और इसकी शक्ल बदल देते हैं। फर्ज करें मैं अगर आप कहें, फिलहाल तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप कहेंगे जी 10 को इस साइड पे ले जाए, तो मैं आपको कहूंगा कि आपने इसकी शक्ल बदल दी है, इसलिए कि उसकी राइट साइड पे 0 लिखा हुआ है, जबकि जो दूसरी इक्वेशन है उसकी राइट साइड पे 10 लिखा हुआ है। तो आप कह रहे हैं जी पहली इक्वेशन को सॉल्व करें, और मैंने इसको सॉल्व करने के लिए इसकी शक्ल बदल दी। यस, ये चेंज है, उसकी राइट साइड पे 0 है, इसकी 10 है। तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं,
मैं सेकंड स्टेटमेंट का सोल्यूशन फाइंड करने जा रहा हूं। आप कहें आपको तो कहा गया था फर्स्ट का फाइंड करें, मैं कहूंगा जी मैंने बस यार उसकी शक्ल बदल दी है। और यहां पर क्या होगा, कभी आप इक्वेशन की शक्ल तो बदल देंगे लेकिन उसका सोल्यूशन, उस इक्वेशन का सोल्यूशन और जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके सोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं बदलेगा। ऐसी इक्वेशंस जिनके ऊपर आप कोई एक्शन करके उनकी फॉर्म, उसकी शक्ल तो चेंज कर दें लेकिन सोल्यूशन चेंज ना हो, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं, कि शक्ल तो बदल गई सोल्यूशन नहीं बदलेगा। अब इसको देखने के लिए कि शक्ल तो बदल गई सोल्यूशन नहीं बदलेगा, तो ये क्या फायदा हुआ कि सोल्यूशन करते करते आप इक्वेशन की शक्ल बदलते बदलते अगर सोल्यूशन ही बदल जाए तो फिर तो हमें कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन तो डिफरेंट होगा और जो हमने फाइंड किया हुआ है सोल्यूशन वो तो शक्ल बदल के हमने फाइंड किया, तो वो तो मैच ही नहीं कर रहा। और एक्चुअली यही होता है कि हम कुछ ऐसे एक्शन कर जाते हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता, तो शक्ल के साथ साथ सोल्यूशन भी बदल जाता है। और यही होता है लास्ट पर हम सोल्यूशन फाइंड 5 कर लेते हैं और जब उसे ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखते हैं तो वो तो 5 उसका सोल्यूशन ही नहीं होता। वो कौन से ऐसे एक्शन है जो हमें शायद जिसे कहना लाइलमी में हमसे हो जाते हैं या हम कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हम कहते हैं हम तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें क्या हार्म था। तो यही आपको एक्चुअली डिस्कस करना। बहाल इक्विवेलेंट इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिन पर आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करके उनकी शेप चेंज करें लेकिन सोल्यूशन ना चेंज हो, उसको हम कह देते हैं ये इक्विवेलेंट है। अगर मैंने इन दो इक्वेशन की बात करूं तो मैं इक्विवेलेंट उनको इसलिए कह रहा हूं, आप जरा पहली इक्वेशन में 5 रख के देखें तो 2 into 5 10, 10 minus 10, तो लेफ्ट पर भी 0 आएगा, राइट पर भी 0 आएगा। जरा दूसरी इक्वेशन में 5 रख के देखें, लेफ्ट पर 10 आ जाएगा तो राइट पर भी 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब है सोल्यूशन तो वही रहा, आल्दो शक्ल उनकी थोड़ी चेंज है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये इक्विवेलेंट ऑपरेशंस है। वी प्रेफर दैट any such operation result in another equation having exactly the same solutions as the given equation। यानी कि हम प्रेफर करेंगे ऐसे एक्शंस, हम प्रेफर करेंगे कि वही एक्शन हम करें कि जिनसे इक्वेशन तो बदल जाए, रिजल्ट इन अनदर इक्वेशन, जैसे ये अनदर इक्वेशन है लेकिन हैविंग एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन एज द फर्स्ट वन, लेकिन सॉल्यूशन इसका भी वही हो, तो वो एक्शन किए जा सकते हैं। व्हेन दिस अकर्स द इक्वेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। अगर ऐसा हो कि हम कोई एक्शन करें, शक्ल बदल जाए, सॉल्यूशन ना बदलें, तो हम कह देते हैं ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। अब वो बात कि कौन से ऐसे 3 ऑपरेशंस हैं, 3 एक्शन है, आप उन्हें अगर कर भी लें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो वो बेफिक्र हो जाएं, वो इक्विवेलेंट ही रहते हैं। यानी कि जो सॉल्यूशन आप इसके बाद जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही रहेगा, चाहे आप ना भी चेक करें। तो वो कौन से 3 एक्शन हैं जिनको आप कर लें, वरी नहीं करना, सॉल्यूशन में चेंज नहीं आएगी। लेकिन 3 एक्शन और भी हैं, अगर आप उनमें से कोई परफॉर्म कर लेते हो, मैं ये नहीं कह रहा श्योरली, मे बी सॉल्यूशन भी बदल जाए, तो फिर आपको चेकिंग की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा ही होता है, यानी कि 3 ऐसे एक्शन, उनको उनमें से कोई कर लें कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट ही रहेगी। लेकिन 3 और एक्शन ऐसे हैं कि अगर आप उनमें से कोई एक्शन करेंगे तो इक्वेशन इक्विवेलेंट नहीं रहती। आल्दो ये चीज सिंपल है, लेकिन मैं जोर दे रहा हूं, मुझे एक्सप्लेन करना है वो कौन से ऐसे 3 एक्शन हैं जिससे इक्वेशन में नॉट बी इक्विवेलेंट। ये पहले तो वो 3 एक्शन है दैट गारंटी इक्विवेलेंस। पहले ये वो 3 एक्शन है कि अगर आप कर भी लेंगे तो कोई बात नहीं, शक्ल तो चेंज हो गई लेकिन सॉल्यूशन में चेंज नहीं आएगी। इसमें से पहला एक्शन क्या है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम कांस्टेंट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं और इस दौरान आप ये एक ऑपरेशन करें कि सेम कांस्टेंट इक्वेशन की दोनों साइड पर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, वो कहता कोई बात नहीं, ऐसा करना अलाउ है और सॉल्यूशन जो है वो इक्विवेलेंट ही रहेगा, सॉल्यूशन में चेंज नहीं आएगी, आप बदल के ऐसा कर सकते हैं।
अब एक एक्चुअली मैं एक बहुत देर की बात है, एक गांव में किसी ने चैरिटी स्कूल खोला हुआ था, वहां पर वर्कर्स के बच्चे पढ़ते थे, और वो जो ऑनर था उसने कहा था कि जी मैं सिर्फ उस वर्कर को अपनी फैक्ट्री में जॉब दूंगा जिसके बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ेंगे, और एजुकेशन फ्री थी, मतलब उनको बुक्स और यूनिफॉर्म और एवरीथिंग फ्री था, लेकिन जॉब सिर्फ उसको थी जिसका बच्चा वो स्कूल में दाखिल पहले कराएगा। जब वो कहेगा मैंने बच्चा स्कूल में अपना दाखिल करवा दिया पढ़ने के लिए, उसे कहते थे ठीक है आप अब मेरी फैक्ट्री में जॉब कर सकते हो। वहां पर उसने उस आदमी ने कहा जी कि मैं एक्चुअली बच्चों को ना एक एक बड़ा जो एक कारामद फर्द बनाना चाहता हूं कि इसके बाप तो चले मजदूर लग गए, लेकिन अब बच्चे इस डगर पे नहीं, इस रूटीन पे नहीं जाएंगे। तो उसकी कोशिश होती थी कि मेरे बच्चों को ना बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के टीचर्स हैं ना उनसे मिलें, ताकि बच्चों की हेजिटेशन दूर हो और उनमें ये कंफ्यूजन ना हो कि हम तो मजदूर के बच्चे कुछ ऐसे। तो ऐसे ही मुझे उसने क्लास आई थिंक 6-7 थी, उसने कह दिया जी आप इनको ना कुछ बता दें। मैंने कहा मैं क्या पढ़ाऊं, मैं कौन सा रेगुलर इनको पढ़ा रहा हूँ, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? कहते जी नहीं बस आपने 15 मिनट इनसे बातें करनी। मैंने ऐसे ही, मुझे याद है बोर्ड पे ना वो 7 क्लास के ना वो बच्चे ने एक किताब खोली हुई थी, उसके ऊपर ना वो इक्वेशन था, मैंने कहा चले इधर से शुरू कर देते हैं। उसने कहा था आपने 15 मिनट 10 मिनट उससे बातें करनी बस। तो मैंने बच्चों को कहा कि व्हेन आप सब सॉल्व करते हो तो 10 जो है वो इधर नेगेटिव है और दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। अब एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, कहता ये इधर जाके पॉजिटिव क्यों होता है? अब उसको तो मुझे तो यही कहना चाहिए कि हाँ जी बस ये ऐसा ही होता है, ठीक है ना, कि उधर जाके ये पॉजिटिव ही होता है, जबकि उसका क्वेश्चन बड़ा वैलिड था कि जी इधर नेगेटिव है तो क्यों कह रहे हैं कि उधर जाके ये पॉजिटिव होता है? एक्चुअली है क्या, ये उधर नहीं गया, ये आप समझ लें ये 10 इधर ही रहा। लेकिन मैंने क्या किया है, इसको सोल्यूशन करने के लिए मुझे अलाउ था मैं इसके ऊपर कुछ एक्शन कर लेता। एडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। जब मैंने 10 बोथ साइड्स पर ऐड किया है ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूं, और उसके बाद ये कैंसिल हो गया, और मैं अगर आपके सामने डायरेक्टली ये स्टेप लिख दूं तो फिर तो मैं ऐसे कहूंगा ना, करते भी ऐसे ही हैं कि जी माइनस इधर -10 था और जब ये अपोजिट साइड पे जाएगा तो ये +10 हो जाएगा। कहते हम इसी तरह से ही हैं, लेकिन टेक्निकली ये वाकई कहीं नहीं जाता, ये वही रहता है। मैंने जो एक्चुअली एक्शन परफॉर्म किया है वो ये किया है, ऐड किया है, सेम कांस्टेंट किया है बोथ साइड, और कह दिया फिक्र ना करें इससे इक्वेशन का सॉल्यूशन डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए हम बेफिक्री के साथ जो है ये एक्शन जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और एक्शन करते हैं और फिर पढ़ते हैं कि इससे भी क्यों फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर आप दोनों साइड पे सेम एक्शन करें तो जो बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता। आप कहते हैं मैंने अगर उधर 2 से डिवाइड किया है तो वो बैलेंस है, तो दूसरी साइड को भी तो मैंने हाफ कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया है, तो बैलेंस तो डिस्टर्ब नहीं होगा। और जब आपने इसको इधर भी 2 से डिवाइड किया है और इधर भी 2 से डिवाइड किया, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन इससे क्या हुआ, x = 5 इज द आंसर आ गया। अब आप x5 को यहां पर रख के देख लें, यहां पर रख के देख लें, तो वो सोल्यूशन है। तो मैंने शक्ल 2 दफा बदली, एक दफा ऐड करके बदली, एक दफा मैंने डिवाइड करके बदली, फाइनल आंसर आया। वो तो ओरिजिनल इक्वेशन से शक्ल बदल बदल के जो इक्वेशंस बनी हुई है वो उसका आंसर है। लेकिन अगर आप इस आंसर को ओरिजिनल इक्वेशन में भी रख के देखते हैं तो आप कहते हैं ये वही आंसर है। हाल तो मैं बात बड़ी एलिमेंट्री आपसे कर रहा हूं, लेकिन हमें समझ आनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि फर्ज करें, अभी मैंने कहा है कि इफ वी परफॉर्म द सेम एक्शन ऑन बोथ साइड इक्वेशंस रिमेन्स इक्विवेलेंट, यानी कि उसके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है और मैं 2 से डिवाइड करने की बजाय एक वर्ड लिख देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 0। भी सेम ही एक्शन करना है ना,
आल्दो मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर सिर्फ ये कहें, अगर आप किसी को ये स्टेटमेंट दे दें कि इफ वी परफॉर्म द सेम एक्शन ऑन द बोथ साइड द इक्वेशन रिमेन सेम। अब जरा मैं दोनों साइड पे 0 से मल्टीप्लाई करने लगा, 2x मल्टीप्लाई विद 0, 10 मल्टीप्लाई विद 0, राइट साइड पे भी 0 और लेफ्ट साइड पे 0, आंसर किधर है? मैंने सेम एक्शन दोनों साइड पे किया है, तो आंसर किधर है? जब 2 से डिवाइड वगैरह करता हूं बोथ साइड, सेम एक्शन ऑन बोथ साइड, तो आंसर आता है 5। ये भी सेम एक्शन ऑन बोथ साइड है, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा? अब जरा उस प्रॉपर्टी को देखें, वो क्या है? कहता है मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें बोथ साइड बाय द सेम कांस्टेंट। इसमें था ऐड सब्ट्रैक्ट करें बाय द सेम कांस्टेंट, और इसमें है मल्टीप्लाई या डिवाइड करें बाय द सेम कांस्टेंट। लेकिन ये हम मिस कर जाते हैं, एक्सेप्ट बाय 0। 0 से नहीं आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, वरना इक्वेशन इक्विवेलेंट नहीं रहेगी और उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। दिस इज द कंप्लीट प्रॉपर्टी। आल्दो कभी इस तरह से आपने किया नहीं है, लेकिन बेसिकली ये वो क्वेश्चन है, जब एक एमफिल मैथमेटिक्स का बच्चा किसी कॉलेज में आया एडमिशन के लिए, और सॉरी टीचिंग के लिए, तो मैंने उसका इंटरव्यू किया। मैं कहा जी आपने एफएससी की या मैट्रिक की क्लास को टीच करना है, और फर्ज करें ये इक्वेशन है, और मैंने उससे पहले ये पक्का कर लिया कि सेम एक्शन ऑन बोथ साइड करने से इक्वेशन डिस्टर्ब तो नहीं होती? कहता जी बिल्कुल नहीं होती। मैंने कहा ठीक है, मैं 0 से दोनों साइड पर डिवाइड कर रहा हूं, वेयर इज द आंसर? कहता जी नहीं कर सकते। मैंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते? 0 से क्यों नहीं मल्टीप्लीकेशन हो सकती? कहता जी बस नहीं कर सकते। मैं कहा अगर किसी बच्चे को पूछता है वो, तो फिर उसको यही कहेंगे। अगर आप उसे पूरी प्रॉपर्टी समझाएं कि व्हाट इज द कंप्लीट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय 0, हाँ इस प्रॉपर्टी की वजह से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वरना क्या होगा? गारंटी नहीं है इक्विवेलेंस की। ये रीजन है कि आप क्यों नहीं कर सकते। तो बोथ साइड पे एक्चुअली आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, दूसरी साइड पे नहीं लेके जाते। और दूसरी चीज, बोथ साइड पर आप एक्चुअली मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो एक्सेप्ट 0, दूसरी साइड पे नहीं लेके जाते कि आप कहते हैं यहां मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड होगा, तो ऐसा नहीं। बहरहाल ये दो आप एक्शन कर भी लेंगे, नो हार्म, इक्विवेलेंस ही रहेगा। थर्ड, वो भी अगर कर लेंगे तो फिर भी इक्विवेलेंस में कोई फर्क नहीं आता। कहते हैं रिप्लेसिंग either side of an equation by an equal expression। expression, ये एक expression है, equal sign है ना, एक साइड की, ये क्या है? अगर मैं इसको ये कहूं कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख दे, तो आप कहेंगे ये तो आपने बिल्कुल ही, देखने में तो जाहिर है जिनको नहीं पता वो तो यही कहेगा ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सप्रेशन है। ऊपर x इंटू एक्स प्लस 2 है, नीचे आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो पेनल्टी तो बिल्कुल एक्सप्रेशन है। लेकिन हम कहेंगे ये इक्वल ही है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके। अगर आपको इक्वेशन में इस तरह से मिल जाए और आप ऐसा कर भी लें, तो देन देयर इज नो हार्म, कोई फर्क नहीं है, इक्वेशन में कोई, सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा। देखें, फर्ज करें ये इक्वेशन लिखी हुई है, कहते हैं रिप्लेसिंग द लेफ्ट साइड, ये वाली, रिप्लेसिंग द लेफ्ट साइड बाय द इक्वल एक्सप्रेशन व्हिच इज x स्क्वायर प्लस 2x गिव्स द इक्विवेलेंट इक्वेशन। देखिए लग वो रहा था वो लीनियर है, लीनियर नहीं थी, वो क्वाड्रेटिक थी, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें इसकी 2 थी। मल्टीप्लाई करें ना, वो एडिटिव फॉर्म में ले आए और फिर उस पे, तो बहाल 3 ऐसे एक्शन कि अगर आप सॉल्यूशन के दौरान इन तीनों में से कोई भी एक्शन कर लें, क्या कांस्टेंट ऐड कर लें दोनों साइड पे, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें एक्सेप्ट 0 दोनों साइड पे, या किसी भी एक्सप्रेशन को उसकी इक्वल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख भी लें, तो आपको वरी नहीं करना, इक्वेशन इक्विवेलेंट ही रहेगी। लेकिन जिसकी आपने केयर करनी है वो ये नीचे 3 है, 3 ऑपरेशंस दैट मे, लाजमी नहीं है कि आप कहें जी इससे सोल्यूशन आएगा ही नहीं, वहां मे हो सकता है, मे नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन इक्विवेलेंट इक्वेशंस। इक्विवेलेंट इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन जिसका सोल्यूशन ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन एक ही हो। कहते हैं अगर आप इनमें से कोई 3 एक्शन ऐसे कर लेंगे तो गारंटी नहीं है कि आपको इक्विवेलेंट इक्वेशन ही मिले। उसमें से पहला एक्शन है क्या? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल। वहां पर क्या था? वहां पर था कि आप अगर वेरिएबल एक्सप्रेशन से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हो, वहां पर था कांस्टेंट से, बोथ साइड कांस्टेंट,
यहां था अगर आपने इक्वेशन की दोनों साइड पे वेरिएबल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो सकता है कि इक्वेशन इक्विवेलेंट ना रहे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मैं ऐसे ही एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं और वो एक्सप्रेशन जो है ओरिजिनली वो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास ऐसी एक इक्वेशन थी और मुझे कहा जा रहा था कि सॉल्व दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैं अगर नोट करूं तो x इज इक्वल टू 1 रखे से सॉल्व हो जाएगी ना, x का आंसर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, आप कहेंगे इसका सोल्यूशन है। और इसके अलावा शायद x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे ये एक स्टेटमेंट, ये इक्वेशन ट्रू रह जाए। तो हैज 1 रूट ओनली, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट है या एक ही आंसर है और वो है x इज इक्वल टू 1। आल्दो प्रॉब्लम वो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड करके मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर खत्म हो गया। मैं ऐसे ही आपसे डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है कि किसी जगह पर आपको ये करना पड़े, तो क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by x, variable expression, multiplying both side by x, same action on both side कर रहा हूं इस वक्त भी, both side by x से मल्टीप्लाई, इधर आ गया x इंटू एक्स माइनस 1 और इज इक्वल टू 0 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रह जाएगा, 0। मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 से नहीं कर रहा, x से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर रहा हूं। और अब कह रहा हूं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्विवेलेंट नहीं रही। उसकी रीजन है क्यों नहीं इक्विवेलेंट रही। अब जरा चेक करें कि क्या x इज इक्वल टू 0 इज इट्स रूट है। x की जगह अगर 0 कर दूं तो क्या लेफ्ट राइट साइड बराबर हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी। 0 इंटू 0 माइनस 1 तो 0 लेफ्ट राइट, तो उसका सोल्यूशन तो वो होता है जिससे हो। और जरा नोट करें कि x को अगर 1 कर दें तो फिर भी इसका सोल्यूशन ही होगा। यहां पर अगर आप 1 करेंगे, यहां पर 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 तो ये भी 0, ये भी 0, तो अब तो इसके दो आंसर है। हालांकि इक्वेशन ओरिजिनली ये थी, आपने सेम ही एक्शन किया है लेकिन उसके रूट्स 2 हो गए हैं, आप तो कह रहे हैं जी 2 आंसर है, जबकि ऐसा नहीं है। ओरिजिनल इक्वेशन का तो एक ही आंसर है। तो क्या किया आपने, अगर आप वेरिएबल एक्सप्रेशन से, सेम वेरिएबल एक्सप्रेशन से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो सॉल्यूशन वो नहीं रहता। फॉर एग्जांपल द इक्वेशन x माइनस 1 हैज ओनली 1 रूट, दैट इज x इज इक्वल टू 1, तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय x gives this equation and which has 2 roots 0 and 1, जबकि हमारे पास तो सिर्फ एक ही रूट है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि रूट बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा लाजमी बढ़ेगा, रूट आंसर्स बढ़ सकते हैं। तो ये कैसे है कि आंसर तो एक था और अगर आप सेम एक्शन करके मुतमिन हो गए कि कोई बात नहीं दोनों साइड पे तो किया है, तो आंसर तो फिर डिफरेंट आ जाएंगे, उसके तो 2 आंसर आना शुरू हो जाएंगे। तो बी केयरफुल। डॉट, मैं ये नहीं कह रहा मना है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कॉशन दे रहा हूं। देखिए ना, अगर आप कहीं जा रहे हैं आगे एक बोर्ड लगा हुआ होता है, लाइक बारिश हो रही है, रोड स्लिपरी है, एहतियात करें। अब आपको मना नहीं किया जा रहा, आपको मना नहीं किया जा रहा, लेकिन बताया जा रहा है आपको कि रोड स्लिपरी है, आपने केयर करनी है तो बच जाएंगे। एक लिखा होता है आगे जाना मना है, जा ही नहीं सकते, अलाउ ही नहीं है, तो वो स्टॉप है, ऐसा करना ही नहीं है। यहां पर आपको मना नहीं किया जा रहा, लेकिन कॉशन दिया जा रहा है कि अगर आप ये एक्शन कर लेंगे तो बी केयरफुल, रूट्स बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, देखेंगे फिर क्या करना है। अब दूसरा एक और एक्शन भी, उसमें भी आपको ज्यादा केयर करनी है और वो शायद ज्यादा डेंजरस है। सेकंड एक्शन अक्सर हम कर देंगे, वो ज्यादा डेंजरस, और वो क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल। यहां था दोनों साइड पर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना, और यहां पर है दोनों साइड पर वेरिएबल एक्सप्रेशन से डिवाइड करना। लाइक फर्ज करें
अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है और वो एक्सप्रेशन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे सोल्यूशन करने के लिए कहा था मुझे ऐसी x की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे लेफ्ट साइड 0 हो जाए, चूंकि राइट साइड 0 है तो x 1 रख दें, 0 हो जाएगी लेफ्ट साइड, क्योंकि 1 माइनस 1 0 और 0 को अगर आप x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। x को 2 रख दें, फिर भी लेफ्ट साइड 0। ये इस ओरिजिनल इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं। 1 भी इसका सॉल्यूशन है क्योंकि उससे भी लेफ्ट साइड 0 होती है, और 2 भी सॉल्यूशन है क्योंकि उससे भी लेफ्ट साइड 0 होती है। लाइक मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ही फाइंड करना था ना, तो मैं कहता हूं जरा थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 1। सेम एक्शन, क्या दोनों साइड पर मैं कहता हूं पहले इस इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। ये इक्वेशन दोनों साइड पे x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और समथिंग ओवर 0 ओवर समथिंग जो है वो 0 ही रहेगा। ठीक, तो मेरे पास जो इक्वेशन बची वो सिंपली ये रह गई आफ्टर डिवीजन, और कह दिया जी आप देखें कितना आसान है, इट्स आंसर इज x इज इक्वल टू 2। जबकि आंसर तो 2 है, दूसरा आंसर किधर है? आपने तो ऐसा करके अपनी इक्वेशन को तो सिंपल कर लिया, बट वेयर इज द सेकंड आंसर? ये ज्यादा डेंजरस है। पिछला भी इतना खतरनाक नहीं है। क्यों? उसने जो दो आंसर आपको दिए थे याद करें, इसमें एक सॉल्यूशन था, ठीक है ना, और एक नहीं था। जबकि यहां पर आपने क्या ऐसा कर दिया कि आपने एक सॉल्यूशन लॉस्ट कर दिया है, गुम कर दिया है, गुमा दिया है। वहां गुमा नहीं था, आपने ना एक एक्स्ट्रा ले आए हो। तो फिर हम कहेंगे ठीक है, एक होना था, 2 आ गए हैं तो देख लेंगे कौन सा है, जो होगा वो रख लेंगे, दूसरा फेंक देंगे। यहां आप एक सोल्यूशन ही ओरिजिनल फेंक कर आ गए, है ना। आप कोई चीज घर में लेकर आते हो, आप कहते हो यार मैं जो पुर्जा लेकर आया था, है वो पुर्जा ठीक, मैं बिल्कुल साइज का लेकर आया, लेकिन मैंने ना वो 3-4 कट्ठे पुर्जे पड़े हुए थे, उसमें मैंने रख दिया, मुझे नहीं पता ये असली या फिट होने वाला कौन सा है। तो चेक कर लेंगे ना, जो फिट होगा रख लेंगे, बाकी कहेंगे ये 4 जो हैं ये एक्स्ट्रा थे, तो लेकिन ये ठीक है, ये फिट हो गया, दैट्स ओके। लेकिन पुर्जा मार्केट से लेकर आए, 2 लेकर आने थे, एक तो वैसे घुमाए हैं आप, और आके कह रहे हैं कि ये 2 पुर्जे लाने थे, मैं तो एक लेकर आया, फिट कर लें, दूसरा किधर है? ये जैसा डेंजरस है ना, आप नहीं काम कर सकेंगे। तो क्या करना है, और ये वो एक्शन है जो हम अक्सर करते हैं, अभी तो आप शायद ना करें जो ताजा ताजा आपको याद होगा, लेकिन सोल्यूशन करते वक्त इक्वेशन के ये एक्शन हम अक्सर कर जाते हैं। कहते हैं ये दोनों साइड पर x से डिवाइड कर दे, नहीं करना। x इज अ वेरिएबल, वेरिएबल से डिवाइड कर रहे हैं हम, जो कि अलाउ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन हैज 2 रूट्स 1 and 2, dividing both sides by x minus 1 gives this equation and which has only 1 root। तो क्या किया हमने, एक रूट घुमा दिया अगर आपने वेरिएबल एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया रूट बढ़ गया, डिवाइड कर दिया रूट कम हो गया, मोर डेंजरस है। अब जरा तीसरा एक्शन भी देख लें, फिर इसको समराइज कर देते हैं। रेजिंग बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन टू इक्वल पावर्स, कहता दोनों साइड पे सेम पावर ले ले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिंपली इक्वेशन थी, या आप ऐसा कह लें कि ये लिखा हुआ था और मैंने कह दिया x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन, खत्म। मैंने इसका एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ x की ऐसी वैल्यू 2 है, अगर आप उसको इस x की जगह पर रखेंगे तो देन राइट लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगी और इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? कोई हार्म नहीं है, लेकिन आपको याद आ जाएगा कि यस हम तो ये काम तो हम शायद रूटीन के तौर पर करते हैं, आल्दो यहां जरूरत नहीं है, लेकिन फर्ज करें ये काम आपको याद आ जाएगा, ये तो हम रूटीन में करते हैं। वो क्या है? स्क्वेयरिंग अक्सर करते हैं, और हम भी करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग करते हैं। x स्क्वेयर और 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन बना दी।
आप कहेंगे जरा सोल्यूशन फाइंड करें, मैं कहता हूं इसके 2 आ जाएंगे, दोनों इसका सोल्यूशन है। पहले तो नहीं था, ये काम हम अक्सर करते हैं, स्क्वेयरिंग, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड अक्सर करते हैं। तो मैंने सेम पावर है ना स्क्वायर दोनों साइड पे किया, मैंने कहा कोई बात नहीं सोल्यूशन तो आ ही जाना है, 2 आ गए, ठीक है, एक वही आया जो था, लेकिन ये फिर एक्स्ट्रा आ गया। तो मल्टीप्लाई करने से या इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम पावर लेने से सॉल्यूशंस की तादाद बढ़ सकती है, मेक अ वर्ड है, और डिवाइस करने से बड़ा डेंजरस है, सॉल्यूशंस की तादाद कम हो सकती है। अब इसको मैं समराइज कर रहा हूं, ऑपरेशन 1 और 3, ऑपरेशन 1 और 3 क्या था, मल्टीप्लाई करना या पावर लेना, कैन प्रोड्यूस एन इक्वेशन विद मोर रूट्स, ऐसा ही हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पावर ले रहे हैं, रूट्स बढ़ रहे हैं, और फिर कहता जी अब क्या करना है, फिर रूट्स तो बढ़ जाएंगे, फिर वो हमें एक्शन करना है, कहता 10 वी शुड चेक वेदर और नॉट each solution obtained by these equations satisfy the original। अब वो जो रूट्स आपने 2 फाइंड हो गए हैं, अब आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करें, जो उधर फिट हो जाए वो रख लें, दूसरा डिस्कार्ड कर दें। द सॉल्यूशन that do not satisfy the original equations are called extraneous roots, एक्स्ट्रा कह दें, extraneous, ये उसका रूट, और जो इक्वेशन से आ तो जाए लेकिन वो उसका रूट हो ना, एक्चुअली हम कहते हैं ये फिट हो गया, ये रूट है, ये इसका रूट नहीं, तो फिर इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको हम एक्सट्रेनियस रूट्स कह देते हैं। तब जब 1 और 3 करेंगे, लेकिन दूसरा क्या था, वेरिएबल से डिवाइड करना। ऑपरेशन 2 कैन प्रोड्यूस एन इक्वेशन विद फ्यू रूट्स, रूट्स कम हो जाएंगे, इन दिस केस एनी लास्ट रूट मे नेवर बी डिटरमिन्ड। वो मे का वर्ड है ना, एडवांस लेवल पर शायद हम खप खपा के वो ढूंढ लें, जो गुमाई हुई चीज है शायद हम ढूंढ लें, लेकिन आपके लेवल तक आप समझ लें कि वो आपको टेक्निक नहीं सिखाई जाएगी। तो पहले कहते हैं ये हरकत करें ही ना, गुम हो गया तो आपको कम से कम आपको नहीं मिलेगा, तो फिर ठीक है आपको ये हरकत नहीं करनी। कौन सी, कि आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन से डिवाइड नहीं करना, वरना रूट लॉस्ट होगा और आपको कम से कम नहीं मिलेगा। हाँ, कोई एमएससी वाला, एमफिल वाला शायद किसी हिम्मत करके वो ढूंढ ले रूट, कि चलें ये हमसे हो तो गया है, रूट गुम तो गया है, तो हम इसे ढूंढ लेते हैं दोबारा से, लेकिन कम से कम आपको नहीं मिलेगा। तो 1 और 3 एक्शन किया जा सकता है, वो एक विद कॉशन के आगे स्लिपरी रोड है, एहतियात करें, ठीक है ना। और ऑपरेशन 2 आपके लिए स्टॉप है, ऐसा करना मना है, नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। तो ये जो एक्शन है, देखने में ये चीजें बड़ी सिंपल हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी आपके प्रॉब्लम्स में। कंफ्यूज रहते हैं कि जी कभी आप कहते हैं चेक कर लें, कभी कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। वो उस वक्त हम कहते हैं कोई जरूरत नहीं है जब हम इन 3 में से कोई एक्शन करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। कभी कहते हैं जी चेक कर लें, और कभी आप कहते हैं जी कि रूट एक्स्ट्रा निकल आते हैं, वो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे चेकिंग के दौरान आपको एक्स्ट्रा रूट मिल सकते हैं। और कभी हम कहते हैं कि सॉल्यूशन तो हमारे कम हो गए हैं, होने तो ज्यादा चाहिए थे, क्वाड्रेटिक साइकिल, तो वो इसलिए कि आपने कहीं ये एक्शन तो नहीं कर लिया, चेक कर ले, तो इसलिए आपको एहतियात। अब ये एग्जाम में हो रहा है, एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ना आप किसी जगह ना स्क्वेयरिंग करते हैं, और स्क्वेयरिंग करने के बाद इस चीज का एहसास नहीं करते कि रूट बढ़ चुका होगा, और आप कह देते हो इसके 2 आंसर आ गए, जबकि आंसर 1 होता है, और गलत हो गया ना, उसके तो आंसर ही नहीं है, उसके 2 आंसर ही नहीं है। अब अगर ये सब्जेक्टिव पेपर हो तो शायद एग्जामिनर आप कहेंगे चले बच्चे ने सारा कुछ किया है, लास्ट पे उसे इस चीज का नहीं पता चला कि रूट बढ़ गए हैं, तो उसने चेकिंग नहीं की, 5 में से हम 4 नंबर दे देते हैं। यहां पर आप लिख देंगे कि उसके 2 आंसर्स हैं, एक +2 और एक -2, जबकि और जहां लिखा हुआ होगा एमसीक्यूज में, जबकि एमसीक्यूज में यहां लिखा होगा 2, सिर्फ वो आंसर होगा, तो प्रोसीजर के तो नंबर ही यहाँ पर ज़ाहिर एमसीक्यूज में नहीं होंगे। और अगर मैं आपको ये ना टीच करता तो आपने बेसिक मिस्टेक करनी थी। आ रहे ना आई कैप के आ रहे हैं प्रॉब्लम, लग में ऐसे रहा है कि हाँ जी इसके सोल्यूशन है, लेकिन टेक्निकली नहीं है। तो ये चीजें आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब चूंकि थोड़ा सा हम ओवर टाइम हो चुके हैं, तो कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा और जो कुछ अभी मैंने पढ़ा हुआ है, आपको टीच किया हुआ है, फिर इसके बाद देना अब सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 है, मैंने कहा सॉल्व द इक्वेशन। आपको जो अलाउ का है वो आपने करनी है, जो आपको मना किया गया वो आपने नहीं करनी। तो देखें ये सोल्यूशन आप आना स्टार्ट हो जाएंगे।
लाइक x इज इक्वल टू 9 इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन आ गई, और देखें यहाँ पर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की है। अब यहाँ पर जो है वो चेक भी करना पड़ेगा ना। अगले में भी मैंने कुछ ऐसे ही किया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की है। अच्छा, यहाँ पर नोट करें आंसर आ गया, और उसके बाद मैंने चेक किया तो पता चला ये तो आंसर ही नहीं है, ये तो एक्सट्रानियस रूट्स है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये चीजें टीच की गई, एंड देन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो होप सो कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो होगा। अच्छा, ये जो आपको ये इक्वेशन और सोल्यूशन और ये जो मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं, 3 इक्वेशन दैट गारंटी इक्विवेलेंस, 3 इक्वेशन दैट मे नॉट नेसेसरली गारंटी इक्विवेलेंस, ये मेरे नोट्सों में भी है, ये मैंने वहां पर इसको मेंशन की हुई है। और जरा थोड़ा सा सिस्टमाइज हो जाए तो मैं आज अभी थोड़ी देर तक ये वाला जो है ये इसकी भी मैं PDF फाइल बना के और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि एक, चूंकि नोट्सों में ना हो सकता है आपको आगे पीछे मिले चीजें, और यहाँ जो है मुझे शॉर्ट करके कंपोज करके लिखनी होती हैं स्लाइडों में, तो हो सकता है 5-5 पेजेस जो वहां पर मैंने लिखे हुए हैं उसकी बजाय आपको मैं यहाँ पर एक पेज में मुझे मजबूरी है, वरना तो फिर ये 200-300 स्लाइडें बन जानी थी। तो वो चीज, और स्लाइड का रूल भी यही होता है कि आप शॉर्ट वर्जन अपने ओरिजिनल डिस्कशन का यहाँ पर प्लेस करें। ठीक है जी। तो कल आपसे जो भी, मैं सिर्फ उन क्वेश्चन, चूंकि मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, मतलब इस साइड पे मैं चला जाऊं कि जी जो लॉस्ट रूट है कैसे फाइंड कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन करे तो मैंने कहा जी टीचर को आंसर देना तो लाजमी है, और मैं वो आर्टिकल स्टार्ट कर दूं जो कि आपकी क्लास के लिए नहीं है। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन ठीक है जी, लॉस्ट रूट फाइंड करना वो कैसे करें, तो मेरा वहां पर आंसर है चूंकि ये आपके रेलेवेंट नहीं है, आपके कोर्स अकॉर्डिंग टू कोर्स कंटेंट नहीं है, तो मैं आपको आंसर नहीं करूंगा, सिर्फ इतने कहते हुए कि हाँ जी यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे लॉस्ट रूट भी मिल जाए। ठीक है ना। तो मैं जो समझूंगा कि आंसर करना वो मैं करूंगा, और मैं जो समझूंगा कि आप लोगों के रेलेवेंट नहीं है तो उस डिस्कशन में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है जी। अब हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास में शिफ्ट होते हैं।